आप अपने फेवरेट डीम डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इस ट्रैकर से अपनी मंथली एनालिसिस कर सकते हैं। एडीक्यूटी और टीसीएस दोनों का पेपर बनाने का जो पैटर्न है, जो प्रोसेस है, वो कितना अलग है। क्लियर लिखा है कि सीबीटी 1 में कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पे अलाउड था। टीसीएस ने भी पूछा आईएएस कोड बेस्ड और एडीक्यूटी ने भी सेम टू सेम ऐसे ही डेटाबेस क्वेश्चन दोनों ने पूछा। तीसरा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दोनों में पूछा गया। टीसीएस ने जैसा रखा वैसा ही सेम वेटेज यहाँ पर एडीक्यूटी ने कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें पूरा हो जाए तो खुद ही इसको ट्रेस करके आप क्या करेंगे, आप खुद की परफॉर्मेंस चेक कर पाएंगे। एसएससी जेई वॉरियर्स को, एसएससी जेई के जितने भी सेलेक्टेड स्टूडेंट है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और भैया रैंक के बारे में भी बात करेंगे, कौन कौन सी रैंक आपके पास में है। प्लीज कम ऑन द स्टेज, प्लीज। और अभी सिलसिला यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। इस वीडियो के अंदर मैं उन पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाला हूं जिन पॉइंट के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन एक एसएससी जेई एस्पिरेंट के लिए उन पॉइंट्स को जानना बहुत जरूरी है। साथ में इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक मंथली ट्रैकर देने वाला हूं फॉर एसएससी जेई 2026। आप अपने फेवरेट डीम डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इस ट्रैकर से अपनी मंथली एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को। लेकिन इन पॉइंटों के बारे में तो बाद में बात करेंगे। और अगर ये आपको चाहिए तो मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मैं आप लोगों को इसका ड्राइव लिंक दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने स्टडी टेबल के ऊपर चिपका सकते हैं या फिर स्टडी टेबल के सामने वाली दीवार के ऊपर चिपका सकते हैं। लेकिन सबसे पहले पॉइंट आते हैं, क्या क्या सवाल आपके मन में दौड़ रहे होते हैं। और आज उन सारे पॉइंट्स को क्लियर करने के साथ साथ मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहां से आपको प्रैक्टिस करनी, ईच एंड एवरीथिंग। देखो, आपके माइंड में या हर एक एस्पिरेंट के मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले कि भैया सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है इफेक्टिवली, मॉक टेस्ट के लिए कितना % सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है, रीजनिंग में टाइम कैसे मैनेज करें, टेक्निकल को रिवाइज करने का बेस्ट तरीका, पीवाईक्यू क्यों करना जरूरी है, और साथ में नॉन टेक में कम से कम क्या पढ़ूं कि अच्छे से अच्छे मार्क्स मेरे देखने को मिले। देखो, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर बात करने से भी एक बड़ा मुद्दा जो आजकल एक नए एस्पिरेंट जो कि मान लो 2026 में तैयारी कर रहा है, आजकल उसके मन में है कि भैया उसको सुनने को मिलता है, देखो इस बार तो एडीक्यूटी ने पेपर बनाया, कुछ अलग ही लेवल का पेपर बना दिया, बहुत खतरनाक पेपर बना दिया। आज सच्चाई को समझते हैं कि एडीक्यूटी और टीसीएस दोनों का पेपर बनाने का जो पैटर्न है, जो प्रोसेस है, वो कितना अलग है या कितना सिमिलर है, उन सभी मुद्दों पे बात करूंगा। देखिए, 2025 में एडीक्यूटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्वेश्चन फ्रेम किया था एसएससी जेई के लिए, सीबीटी 1 और सीबीटी दोनों के लिए, ठीक है। तो सीबीटी 2 के लिए भी इसी ने फ्रेम किया है और सीबीटी 1 के लिए भी, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि इसमें क्या क्या चेंज थे, एग्जाम पैटर्न टीसीएस से कितना अलग कर दिया इन्होंने। चलो पहले अलग चीजों की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि रीजनिंग के सिलेबस में जो भी टॉपिक्स दिए गए, इसके अलावा 2, 3, 4 क्वेश्चन जो थे वो आपके रीजनिंग में एप्टीट्यूड के भी पूछे गए, जैसे कि डिसीजन वगैरह को लेकर के कुछ क्वेश्चंस थे, ट्रेन वगैरह को लेकर के कुछ क्वेश्चन थे, तो वो अलग से पूछ लिए गए, जबकि वो सिलेबस में मेंशन नहीं थे। दूसरा है कि क्वेश्चन फ्रेमिंग वाज डिफरेंट फ्रॉम टीसीएस। क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था वो कॉन्सेप्चुअल ज्यादा था। आपने अगर देखा होगा, अगर पुराना 2025 का मैं पेपर भी दिखाने वाला हूं, तो इस पेपर में ध्यान से आप समझोगे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा थे, न्यूमेरिकल कम थे इन सीबीटी 1, ठीक है। अब देखो, तीसरा पॉइंट है आपके पास में, कैलकुलेटर वाज अलाउड बट नॉट मेंशन इन द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा है कि सीबीटी 1 में कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लेकिन यहां पे अलाउड था। अगला पॉइंट है, जीके जीएस में करंट अफेयर का वेटेज कम कर दिया। मतलब करंट अफेयर पहले 10 से 12 नंबर का आता था, लेकिन इस बार कम कर दिया। इसके अलावा टेक्निकल में क्वेश्चन पूछने का तरीका टोटल तरीके से बदल दिया। जो क्वेश्चन शायद स्टैंडर्ड जो बुक्स थी उनसे सीधे सीधे स्टेटमेंट लेकर के फ्रेम किए गए, और ऐसे टॉपिक्स जहां से हर बार क्वेश्चन अनटच जो टॉपिक रहते थे वहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए। देखो, थोड़ा सा और आपको फैमिलियर कर देता हूं, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट है उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। देखो, टीसीएस की जब आंसर की आती है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, जहां पर बताता है कि भाई आपने जो आंसर किया है सही आंसर क्या आता है, या नहीं आंसर किया तो क्या है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता था, इस तरीके की आंसर की दिखती थी। लेकिन एडीक्यूटी ने जो अपनी आंसर की रिलीज करी वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। अब मुद्दा आता है कि क्या सर टीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए, टीसीएस वर्सेज एडीक्यूटी में क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था, क्या वो बदला? नहीं बदला। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। डायरेक्ट डेटा बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड, असर्शन रीजन, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द कॉलम और आईएएस कोडल बेस्ड, इसके अलावा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी, 2 चीजें और नहीं ऐड कर रहा हूं। ये आप लोगों को मेनली प्रैक्टिस करनी है, इस पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन
उसका पूछने का जो तरीका था वो बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछे गए इस चीज को नहीं बदला गया। देखो एक तरफ मैंने रखा है कि टीसीएस और एक तरफ रखा हुआ है मैंने एडीक्यूटी का। आईएएस कोड बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, सीबीटी 1 में, तो टीसीएस ने भी पूछा आईएएस कोड बेस और एडीक्यूटी ने भी सेम टू सेम ऐसे ही डेटाबेस क्वेश्चन दोनों ने पूछा। तीसरा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दोनों में पूछा गया। असर्शन रीजन क्वेश्चन दोनों में पूछा गया, टीसीएस एडीक्यूटी दोनों में। मैच द कॉलम दोनों में पूछे गए। इसके अलावा ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन दोनों में पूछे गए। इसके अलावा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जिनमें करेक्ट और इनकरेक्ट डायरेक्टली पूछता है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे गए। तो फिर डिफरेंट क्या? कुछ भी डिफरेंट नहीं। अब मुद्दा आता है कि सर हमें समझ में आ गया कि क्योंकि इस पे पूरा एनालाइज किया है बैठ करके मैंने, तब जाकर के इन डेटास को निकाला है, तभी तो अभी तक ये कंफ्यूजन थी ना, मैंने आपको क्लियर कर दी, आप लोगों का काम आसान कर दिया। अब मुद्दा आता है कि सर पॉइंट इज दिस, कैसे तैयारी करें सर? देखो कहां से शुरू करें, इसके लिए पहले मन में कुछ क्वेश्चंस और उसका सेल्फ एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट दिमाग में आता है कि एसएससी जेई किस लेवल की मेहनत आपसे डिमांड करता है। आप सोचो भैया आईएएस के न्यूमेरिकल सॉल्व करना चालू कर दें, गेट के न्यूमेरिकल सॉल्व करना, तो इसका मतलब है पहले आप अपनी इनिशियल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे हैं। ओके, दूसरा पॉइंट है स्कोरिंग पार्ट्स कौन से, क्योंकि हर एक एग्जाम के अंदर ऑलमोस्ट 60% पार्ट ऐसा होता है जिसको एक एवरेज स्टूडेंट भी आराम से स्कोर कर सकता है, पहले आप उसको पहचानना सीखिए। थर्ड पॉइंट है शुरू से लास्ट तक क्या प्लान बनाना चाहिए। देखो प्लानिंग्स जो होती है ना वो हर कोई बना लेता है, क्या हो जाएगा उसमें टाइम टेबल के अंदर तुम ये तक लिखते हो कि 15 मिनट में मैं खाना खाऊंगा, तो लिखते हो 8 से लेकर के 8:15 तक खाना, डिनर, लंच, ये लिखते हो। ये पार्ट नहीं है भाई, उसको फॉलो करना है। तो मेन हम टाइम टेबल बना किसके लिए रहे हैं? हमारे गोल तक अचीव करने के लिए और पढ़ाई को एक डिसिप्लिन वे में ले जाने के लिए। करेक्ट बात है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा एडीक्यूटी और टीसीएस किस प्रकार का पेपर बना रहा है, क्या उसके ऊपर हमारी नजर रहनी चाहिए? बिल्कुल रहनी चाहिए, वो मैंने आपको क्लियर भी कर दिया है। एक अच्छा टाइम टेबल कैसे बनाएं और उसको क्लियर तरीके से कैसे फॉलो करें, 2025 तक का एनालिसिस मैं आप लोगों को दूंगा, ताकि आपके मन में हर एक क्लैरिटी रहे। जो भी अभी तक आप लोग समझते आए हैं, जो भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में आती है, मैं हर एक कंफ्यूजन को आपकी को दूर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जीके और रीजनिंग में कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन हाँ टेक्निकल को लेकर के भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं। सर टेक्निकल में क्या अलग बता दिया भाई? देखो 2000 मैंने हालांकि 2018 से लेकर के 2025 और इन सबका एवरेज भी दिया है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सीवीटी 1 में क्या वेटेज था, लेकिन हम बात करेंगे 2023 और 24 के लिए। देखो भाई 2023 और 24 में टीसीएस ने पेपर बनाया था, ठीक है, और टीसीएस ने जब पेपर बनाया था इसमें सब्जेक्ट का वेटेज देखिए, बीएमसी, सर्वे, सॉइल, मैंने मेन कोर सब्जेक्ट्स दिए जो मेनली एग्जाम में हाईली वेटेड सब्जेक्ट हैं, बीएमसी, सर्वे, सॉइल, इरिगेशन, आरसीसी, ट्रांसपोर्टेशन, एस्टिमेशन और फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ओसीएफ, ये आपको दिख गए। अब इनका वेटेज आप देखते चलिएगा, लेकिन मैं यहां पे आप पूरा देख लेना आराम से, लेकिन मैं इसको देख रहा हूं ध्यान से। 2023 और 24 में जो सब्जेक्ट का वेटेज टीसीएस ने जैसा रखा वैसा ही सेम वेटेज यहां पर एडीक्यूटी ने यहां पर भी सेम रखा। तो फिर डिफरेंस क्या आया? कोई डिफरेंस नहीं आया। आप आराम से देख सकते हो, ये 15 से 16 मार्क्स का एवरेज, थोड़ा बहुत बड़ा ऊपर नीचे होता है, 13, 10, ये 9 से 10, 11, 10, 9 से 10, ये सेम वही 9 से 10, 9 से 10, 9 से 10, थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का डिफरेंस है सेम। तो ये सब्जेक्ट का वेटेज आप देखेंगे हमेशा सेम रहता है ऑलमोस्ट। तो आप लोग शुरुआत कर सकते हैं जहां पर कुछ सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन वे में हमेशा एक जैसे आए, जैसे कि बीएमसी है, सर्वे है, सॉइल मैकेनिक्स है, इरिगेशन है, आरसीसी है, ये सारे सब्जेक्ट आपके यहां से आप शुरू कर सकते हो। लेकिन आप कहते हो कि सर हमें तो ये भी बताओ कि कौन से सब्जेक्ट में या पूरे पेपर में कितने असर्शन रीजन के क्वेश्चन थे, कितने आपके ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन थे, कितने न्यूमेरिकल थे, कितने डेटाबेस क्वेश्चन थे, मैं ये भी बता के जाऊंगा। तो देखो भाई, अगर आप लोग 2023 का देखना चाहो तो आराम से तसल्ली से देख लेना कौन से सब्जेक्ट में, जैसे कि आप लोगों को 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट है आपकी, और इसके अलावा आप लोगों पर 11 अक्टूबर, ठीक है, सारी शिफ्ट में बताया हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल कितने आए और कौन से सब्जेक्ट में थ्योरी टाइप क्वेश्चन कितने आए, कौन से सब्जेक्ट में स्टेटमेंट, असर्शन रीजन। इसको आप आराम से वीडियो रोक करके देख लेना। सेम टू सेम 2024 के अंदर भी अगर मैं बात करूंगा तो आपका 5, 6, उसके बाद 6 तारीख को नेक्स्ट जो थर्ड शिफ्ट थी, और इसके अलावा 7 तारीख वाली शिफ्ट, मतलब टोटल मिलाकर के जो शिफ्ट थी इनमें कितने क्वेश्चंस आए, किस तरीके के क्वेश्चन आए, सबके बारे में आप लोगों को बता रखा है। सेम टू सेम 2025 में अगर आप इस बार देखेंगे कौन से सब्जेक्ट का वेटेज क्या था, सारे सब्जेक्ट आप लोगों को बता रखे हैं, ये भी आप लोग रोक के देख लीजिएगा। तो मैंने आप लोगों की चीजें ये भी आसान कर दी। अब मेन मुद्दा आता है कि सर हमें एग्जाम क्लियर करना है, उसके लिए हम क्या करें।
तो देखो भाई, ये पहली चीज आप लोगों के माइंड में रहनी चाहिए कि एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। जो बच्चे नया तैयारी कर रहे हैं, अभी फॉर्म भरने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है। देखो भाई, सीबीटी 1 का जो एग्जाम है वो 200 नंबर का होता है, सीबीटी 2 का 300 नंबर का होता है, कोई इंटरव्यू नहीं है। टोटल जो मेरिट बनेगी वो 500 नंबर में से बनेगी, और ये 3 ब्रांच सिर्फ एलिजिबल है। मेन मुद्दा पता है 2 चीजों का है। अभी फिलहाल में आप लोगों को सीबीटी 1 पे फोकस करना है, फिर भी सीबीटी 2 के बारे में मैंने यहाँ पे बता रखा है। सीबीटी 1 में आपको मैं बताता हूं, मैंने कहा था स्कोरिंग वाले पार्ट, तो सबसे पहला जो मेन स्कोरिंग पार्ट है, इस पे स्टार बना दें तो क्या ही बात है, क्योंकि ये वो पार्ट है जिसमें हर एक बच्चा हर साल पता है कितना परसेंट स्कोर करता है, ऑलमोस्ट 45 to 50% आउट ऑफ दिस। मतलब मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं, मतलब 50 में से 50 या 50 में से 45, 46, 48 इतने मार्क्स स्कोर करता है। लेकिन यहाँ पे असली खेल टाइमिंग का है। इसके अलावा टेक्निकल, देखो जो आपका जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उसके 2 ही पार्ट तो बहुत स्ट्रांग है, एक कैलकुलेशन और दूसरा टेक्निकल का नॉलेज। तो ये 2 पार्ट आपका हथियार बनेंगे, और तीसरा पार्ट आपकी रैंक इंप्रूव करने का काम करेगा। और असली चीज जिस पे आपको अपनी नजर रखनी है वो है नेगेटिव मार्किंग। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। जितना नेगेटिव मार्किंग, जितना तुक्का कम मारोगे, और वो हैबिट कब से आएगी, वो अभी से आएगी। तो अब ये बात आती है कि सर हमें अभी से कौन सी कुछ हैबिटें डेवलप करनी है जो हमें बहुत ज्यादा मदद करेंगी। देखिए, बिल्ड अ हैबिट टू कवर 200 क्वेश्चन इन 2 आवर्स। आपको विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन करने की हैबिट डालनी। क्या पता आप 20 क्वेश्चन छोड़ दो, 2 घंटे आपके खत्म हो जाए, और हो सकता है 20 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन आपको आते हो, पूरा गेम चेंज हो जाता। लेकिन यह हैबिट आपको अभी से डालनी पड़ेगी। और ये कब से डालोगे, ये अभी से डालोगे जब आपका सिलेबस लगभग 50% 60% होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा पहले सिर्फ उन क्वेश्चंस को आपको ज्यादा फोकस करना है जिनमें आप 100% श्योर हो। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हो, अगर आप मॉक लगा रहे हो, रियल एग्जाम में भी बैठे हो, तब भी पहले उन क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस करना है, तुक्केबाजी नहीं करनी है। जहां पे आप कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उसको छोड़ दो। उसके बाद आप रिस्क ले सकते हो। जब आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाता है कि यार पेपर टफ था, इजी था, मैं जब मॉक दे रहा था या इस सब्जेक्ट में मैं कितना कमजोर रहा, इस क्वेश्चन को अप्रोच, मेरे को कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन पे अप्लाई करना आया या नहीं आया। आप 360 पूरे पेपर के बारे में समझ चुके होते हो। देन उस जगह पर नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आप रिस्क भी ले सकते हैं। बिना रिस्क के तो काम चलेगा भी नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसके अलावा जिस सेक्शन में जितने टाइम की आवश्यकता है उतना ही देना है। अब ऐसा नहीं कि ईगो पे ले लिया, भैया रीजनिंग को आप लोग टाइम दे रहे हो 1 घंटा, तो बाकी 1 घंटे में 150 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो इसका मतलब है आपको कुछ चीजों को अपने माइंड में रखना पड़ेगा। ओके, अब बात आती है कि सर ये और ये तो आपको जानते ही हो, कॉमन ऐसी चीजें हैं जो हमेशा आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग पिलर्स जो हमेशा ध्यान रखने हैं। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, एटलीस्ट 70 to 80% सिलेबस। रिलेवेंट स्टडी मटेरियल रद्दी इकट्ठी नहीं करनी है। प्रैक्टिस एंड एनालिसिस, पहले प्रैक्टिस करिए, उसके बाद ये समझिए मैंने गलती कहां पर करी, कौन से मेरे वीक पार्ट थे, उनको वापस से रिवाइज करिए। तो ये वाला जो पार्ट है आप लोगों का लगातार एक जैसा रहेगा, और जब आप लोगों को पता चल जाए एनालाइज करने के बाद कहां पे रिवीजन करने की जरूरत है, फिर से रिवाइज करिए। ये 4 बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, इन पे फोकस करोगे तभी एग्जाम क्लियर हो पाएगा। ओके, अभी मुद्दा आता है कि सर हमें कैसे सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करें जिससे कि हमारी तैयारी एक सही कॉन्फिडेंस में है। ऐसा ना हो कि सर हम कोई सब्जेक्ट से शुरू करें हाईली वेटेज देख के, लेकिन बाद में पता चला है कि तो बहुत टफ सब्जेक्ट लग रहा है, ये तो हमसे हो ही नहीं रहा, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। तो मैंने कुछ इस तरीके से सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि आप लोग बड़े आसानी से अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि स्कोरिंग बट इजी सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट जो इजी में और इजीली स्कोर हो सकता है इनमें, और बहुत ही बढ़िया वेटेज मेंटेन करते हैं। सबसे पहले बीएमसी एंड सीटी, आरसीसी, सर्वेइंग, एस्टिमेशन कॉस्टिंग और इरिगेशन हाइड्रोलॉजी। ये 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इजी भी हैं, स्कोरिंग भी है। लगभग 50 से लेकर के 55 नंबर का वेटेज है इन सब्जेक्ट्स का, पूरे 100 नंबर में से। स्कोरिंग बट टफ, जो बच्चों को थोड़े टफ लगते हैं, शुरुआत में इजी लगेगा लेकिन थोड़ा सा सब्जेक्ट आगे बढ़ने लगता है तो टफ लगने लगते हैं, जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स और सॉइल मैकेनिक्स। दोनों का एवरेज वेटेज मैंने आप लोगों को बताया कि भाई 9 से 10 होता है, तो लगभग 20 नंबर यहाँ से आपको मिलते हैं। इसके अलावा स्कोरिंग बट लेंथी, स्कोरिंग भी और लेंथी भी है। कौन कौन से सब्जेक्ट है, हाईवे है और एनवायरमेंट है, बहुत लेंथी है लेकिन स्कोरिंग है। इसके इनका एवरेज मार्क्स 40 नंबर का है। अब ऐसे जो लेंथी भी हैं लेकिन लेस स्कोरिंग है, तो इनको मोस्ट ऑफ स्टूडेंट बाद के लिए छोड़ते हैं, जैसे कि सोम हो गया, टॉस हो गया, स्टील हो गया। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, हाइड्रोलिक मशीन हो गया, और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये तीसरा पॉइंट है, चौथा और 5वां। इसके अलावा ओसीएफ,
ये ऐसे पार्ट्स हैं जिनको आप लोग बाद में स्कोर करना चाहते हो। हमेशा ये 2 से 3 नंबर का होता है, ये 1 से 2 नंबर का। तो ये इस तरीके का एक मैंने सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको दे दिया। अब पॉइंट आता है कि चलो सर ये भी हमें समझ में आ गए सारे पॉइंट्स। अब मुद्दा आता है सर प्रैक्टिस कहां से करें, कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। क्या हम तो सर आईएएस के लिए बोल देते हैं लोग आईएएस की तैयारी, नहीं भाई उस एग्जाम की जरूरत ही नहीं। पुराने 10 साल के पेपर देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने शुरू में बोला था। देखो भाई रीजनिंग अगर आप करना चाहते हो तो आपको एक बहुत अच्छे से चीज बता देता हूं। अभी तक टोटल अगर आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांचेस में देखोगे तो ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूं 100 से भी ज्यादा, मोर देन 100 क्वेश्चन पेपर आप लोगों को रीजनिंग के 50 क्वेश्चन के पीवाईक्यू सेट मिल जाएंगे। अगर आप एक डेली सेट लगा रहे हो तो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। दूसरा है टफ टॉपिक, जो आपको लग रहा है कि कोई टफ टॉपिक है आप उसको चाहे तो यूट्यूब, हमारे यूट्यूब चैनल से ही आप उसको कर सकते हैं कवर। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है सॉल्व 50 क्वेश्चन इन 35 मिनट। आपको हैबिट डालनी पड़ेगी कि 30 से 35 मिनट में मुझे कैसे भी करके 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अदरवाइज क्या होगा बाकी टाइम आप लोगों को बचेगा ही नहीं पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। लास्ट पॉइंट है प्रेफर मॉर्निंग और आफ्टरनून टाइम। आफ्टरनून टाइम क्यों? क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है जब हमारा मन नहीं करता, लेकिन रीजनिंग एक कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है तो बड़े आसानी से आप लोग उसमें मन लग जाता है। अगर आपको नींद भी आ रही होगी ना दोपहर में तो भी आप रीजनिंग लेके बैठ जाना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। या फिर मॉर्निंग टाइम, रात में मत करिएगा, मेरा ये सजेशन है आप लोगों के लिए, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। नेक्स्ट है भाई जीके जीएस में कहां से पढ़ें, ये आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, कहां से प्रैक्टिस करें। तो रीजनिंग हो गया। जीके में आप लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट है 10 साल के पीवाईक्यू आपको जरूर करने हैं। आपको लगेगा कि यार सर पीवाईक्यू तो रिपीट होते नहीं है जीके में। देखो पॉइंट क्या होता है, जब आप पीवाईक्यू पढ़ रहे होते हो तो उसके साथ साथ जिस भी किताब से आप पढ़ रहे होगे उसके साथ उसके आसपास की चीजें भी लिखी होती हैं, तो उसके आसपास से पूछा जा सकता है, तो ये आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा एसएससी के जो अदर एग्जाम्स हैं उनके भी पीवाईक्यू करके जाए, वहां से भी क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं। साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पार्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेली अगर आप 1 घंटा करंट अफेयर को दे रहे हैं, ये आपके लिए काफी सफिशिएंट रहेगा। टेक्निकल की बात कर लेता हूं भाई, एसएससी का 10 साल का, मेरी सलाह मान करके एसएससी का 10 साल का पीवाईक्यू आपने कर लिया ना, आपका पूरा सिलेबस 360 घूम जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि एसएससी कितना डेप्थ में पूछता है, एसएससी कितना ज्यादा डीप लेकर के जा सकता है क्वेश्चंस को। इसके अलावा डीडीए जेई बहुत सारे क्वेश्चन पेपर बन चुके हैं, बहुत अच्छे पेपर्स हैं। एनएचपीसी, आरआरबी जेई के आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास फिर इनसे भी मन ना भरे तो स्टेट एई के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका प्रॉपर एक टाइम टेबल के हिस्से में होना चाहिए। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। सर आपने हमें ट्रैकर की बात करी थी, देखो बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे आप लोग अपने सब्जेक्ट है, चैप्टर का नाम लिख लो। मान लो किसी को बीएमसी करनी है, साथ में रीजनिंग भी करनी है और इस महीने में, और एक सब्जेक्ट मान लो आपको सॉइल करनी है, और इसके अलावा जीके में आपको बायोलॉजी करनी है। ठीक है, अब आपने 4 पॉइंट्स ले लिए। अब इसमें क्या हुआ कि भाई आप इसमें क्या करते चले गए, जैसे आपके 4 पॉइंट थे, अब किस पे टिक मारते चले गए। देखो कितने मंथ्स का है, 1 महीने का 31 दिन, किसी में 30 दिन होंगे, किसी में 28, वो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिएगा। अब मान लो आपने जो टोटल टास्क बनाए, जो छोटे छोटे टास्क बना लिए कि मुझे इसमें प्रैक्टिस करनी है, या बहुत सारी चीजें और भी कुछ पॉइंटर्स आपने बना लिए। अब क्या किया आपने, इस जगह पर आप आए। अब यहां पे देखो, मान लो आपने छह टोटल 7 सोचे थे, 7 में से आप 1 तारीख को 5 ही टास्क पूरे कर पाए। ठीक है, 5 ही टास्क पूरे कर पाए मान लो फॉर एग्जांपल। अब 5 टास्क पे आपने क्लियर कर दिया। किसी दिन आप लोग 7 टास्क कर पाए तो 7 पे आपने क्लिक कर दिया। किसी दिन आप 10 टास्क कर पाए, किसी दिन आप मान लो 4 ही टास्क कर पाए। तो आप क्या कर सकते हो, इस ग्राफ को बाद में मंथ जब पूरा हो जाए तो खुद ही इसको ट्रेस करके आप क्या करेंगे, आप खुद की परफॉर्मेंस चेक कर पाएंगे। और इससे आपको पता चलेगा कि मैं कितना अप एंड डाउन गया, और मैंने कितनी बेकार तैयारी करी, या मुझे खुद से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। और जब आपका एक ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, ट्रस्ट मी, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये आप लोगों को मिले, और इसके अलावा देखो ये 2026 के लिए मैंने बनाया, अदर एग्जाम वाले भी मुझे बता सकते हैं, मैं उनके लिए भी ड्रॉप कर दूंगा बना के। जैसे आपका सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, इसको करना, इसका प्रिंट आउट निकलवाना, प्रिंट आउट, और मंथ का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, अपना नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सब्जेक्ट या चैप्टर का नाम यहाँ, ये उसके बाद में आप कौन कौन से पॉइंटर्स को लेना चाहते हैं टिक मारते चल सकते हैं इस पे। फाइनली आपने कितने टास्क पूरे किए, फाइनली आप अपना ग्राफ देख सकते हैं। इसको आप अपने डेस्क के सामने वाली दीवार पे चिपका लेना, और मंथली ट्रैकर है, अगर आप इसको एक गेम की तरह लेना, डेली फॉलो करना, यकीन मानिए ये गेम में आप लोगों की तैयारी कब नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी आप सोच भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को पूरी जो कैलकुलेशन है समझ में आएगी, और यही आपके असली टाइम टेबल का हिस्सा बनेगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें मैं आपको इसे पीडीएफ के तौर पर एक लिंक बना करके ड्रॉप करूंगा। डायरेक्ट मैं इसको, लिंक भी छोड़िए, इसको मैं डायरेक्ट पीडीएफ के तौर पे आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे।
इस वीडियो के नीचे आप लोगों को बस क्या करना है, ट्रैकर 2026 लिखना है, एक प्यारा सा दिल बनाना है और उसके बाद हम आप लोगों के पास में ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, अपने लक्ष्य को याद रखें। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।